नमस्कार मित्रों, अब हम हमारे भावी किसान को, हमारे जो पुनासा है यहाँ पर युवा किसान हैं गोविंद जी, इनके यहाँ पर लेकर के आए हैं। और अब हमने भी यहाँ पर सुबह सुबह अग्निहोत्र किया है और हमारे भगवान के दरबार में, जो कि राधा कृष्ण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब अग्निहोत्र करके अर्णव, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ऊर्जावान और स्पिरिचुअल फील हो रहा है अभी तो। बहुत एक अलग सी एनर्जी, मतलब सुबह सुबह उठकर तो थोड़ा सा वैसा रहता है ना, बट अभी अग्निहोत्र करके मुझे बहुत ऊर्जावान फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो इससे संबंधित कोई तुम्हारे सवाल? इससे संबंधित मेरा ये सवाल है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनका ये रहता है कि यार ये ऐसी जो प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी बैकवर्ड लगती है कि यार ये तो बैकवर्ड प्रैक्टिसेस है। तो इसके क्या सॉल्यूशन है, मतलब क्योंकि ये करना तो है ही सही, तो हम युवा पीढ़ी को कैसे बताएं कि ये करना ज़रूरी है? ओके, देखो, एक्चुअली ये लगता ज़रूर बैकवर्ड है ना, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे पूर्वज हमको जो चीज़ें दे करके गए हैं, है ना, ये चीज़ें एक तरह से धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है ना। हमको ऐसा लगता है कि यार ये हवन करने से, पूजा करने से क्या होएगा, ये प्रार्थना करने से क्या होएगा, है ना। लेकिन क्या होता है बेटा कि जो भी मान लो एक कोई ये पेड़ है, इतने सारे पेड़ यहाँ पर हैं, ये पेड़ हरे भरे हैं, इनमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब तक ही हरे भरे रहेंगे, जब तक कि ये अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे। अगर इनको जड़ों से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये हद से हद कुछ घंटे या कुछ दिनों तक हरे भरे दिखेंगे, है ना। उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारी जड़ें हैं, ठीक है। हम जितने भी रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पूजा पाठ है, ये सब हमारी जड़ें हैं, ठीक है ना। तो हमको हमारी जड़ों से जुड़ करके रहना पड़ेगा। तो युवा पीढ़ी को तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आपको अपनी जड़ों से जुड़ करके रहना चाहिए। अब रही बात ये कि इनसे होता क्या है और इनसे खेती में क्या परिणाम आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फार्म है, ये फार्म ऐसा फार्म है जो हमने लगभग यहाँ पर 2017 में बनाया था, ठीक है ना। जब से हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। और किशोर, तुम तो अभी जब अपने गुरुजी आए थे उसके पहले से यहाँ पर काम कर रहे हो। सुनील, तुम भी इसके पहले से काम कर रहे हो। पहले की ऊर्जा में और अभी की ऊर्जा में कोई फ़र्क आया यहाँ पर? बहुत अंतर है, बहुत अंतर आ गया है ना। पहले यहाँ पर पूरी तरह एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल जब हमारे गुरुजी श्री ताराचंद बेलजी सर यहाँ पर आए, उनके कदम यहाँ पे पड़े, उन्होंने यहाँ पर सेमिनार लिया। जब गोविंद की तो एंट्री हुई थी, है ना, जब गोविंद को भी ऐसा लगा था यार यहाँ पत्थरों में आके कैसे खेती करूँगा, है ना। लेकिन पिछले एक साल के अंदर तुम्हारा अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव जो है वो ये प्रैक्टिसेस जब से हुई है, तब से मैंने देखा है कि जो नींबू में कभी टाइम पे फलन फूलन नहीं आया, उसमें फलन फूलन आया है। और ये पत्थर जैसी मिट्टियों में भी मतलब फसलें उग रही है, पैदावार दे रही है, बहुत बड़ी बात है। मतलब तुमको तो भरोसा नहीं था कि इतनी पैदावार देगी? नहीं था। आज तुमने एक एकड़ उसमें गेहूं में, 1 एकड़ जमीन के अंदर कितना गेहूं पैदा कर लिया? 21 कुंटल 23 किलो। तुमको भरोसा था कि 21 कुंटल गेहूं निकलेगा? तुमको तो अनुभव नहीं था कि निकल जाएगा। प्रैक्टिसेस के कारण वो निकल गया। तरबूज भी अच्छे चल रहे हैं, है ना, बाकी दूसरी फसलें भी अच्छे चल रही है। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों के पीछे हम जो न्यूट्रिशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो है ही है ना। लेकिन साथ ही साथ इस ऊर्जा का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। अगर ये ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होती किशोर, तो क्या हमको इतनी सफलता मिलती? नहीं, है ना। क्योंकि ये फसलों के साथ साथ हमारे शरीर पे भी हमको देखने में आ रहा है कि हमारे शरीर के भी अंदर काफ़ी सारे जो सकारात्मक परिणाम है वो आ रहे हैं। क्यों सुनील, तुम तो रोज़ करते हो यहाँ पर हवन, है, तुम सारे लोग मिलकर के रोज़ हवन करते हो। हमारे सभी खेतों के ऊपर लगभग 12 हवन रोज़ होते हैं, सुबह सूर्योदय के समय भी और सूर्यास्त के समय भी। तो लगभग 12 अग्निहोत्र रोज हो रहे हैं। तो अग्निहोत्र में क्या होता है कि जब इसके अंदर देसी गाय के कंडे जलाए जाते हैं, और ये पात्र भी निश्चित है, इस पात्र को भी जो माधव बाग वाले जो हमारे गुरुजी है, उन लोगों ने जो इस पात्र का जो डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर भी काफ़ी शोध करके और इस पात्र की साइज़ और इसका आकार और इसका जो डिज़ाइन बनाया है वो बड़े सोच समझ करके बनाया। तो इसके अंदर जब ये देसी गाय के कंडे जलाए जाते हैं तो 380 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट होता है। उस वक्त हम देसी गाय का घी और चावल लेकर के जो आहुति डालते हैं, तो उस आहुति में क्या होता है कि उस टेम्परेचर के अंदर वो गेहूँ और घी का विघटन होता है, और विघटन होता है और वो अणु और परमाणु में
कन्वर्ट होता है। तो जब वो अणु और परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है और इधर से सूर्य देवता की पहली किरण हमारे इस लेटीट्यूड पे पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उतनी तेजी से यहाँ पर फैल जाती है। और जब हम उसको अभी इनहेल करते हैं, जाने अनजाने में हम सांसें तो ले ही रहे हैं, और हमारे गुरुजी ने तो ये भी सिखाया कि यहाँ पर बैठ करके लंबी लंबी कुछ सांसें भी लेना है। तो वो जो इनहेल कर रहे हैं तो वो सांस, वो ऊर्जा कहाँ जा रही है, हमारे शरीर के अंदर जा रही, और शरीर के अंदर जा रही तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, वो न्यूरॉन्स तभी सही तरीके से काम करेंगे जब वो सब अलाइंड रहेंगे। जैसे कि ब्रह्मांड के अंदर जिस तरीके से सारे ग्रह अलाइंड होते हैं और सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही हमारे सारे न्यूरॉन्स अगर अलाइंड रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। करेक्ट? ये तो तुम समझते हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, है ना। तो वो ये ऊर्जा उन सबको अलाइंड करती है ना। ये ऊर्जा हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है। तो अगर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, हमारी सकारात्मक सोच रहेगी, तो हम सकारात्मक कार्य करेंगे। कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच होती है वो इंसान वैसा ही बनता है। तो इससे हमारी सोच जो है सकारात्मक होती है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि वो ऊर्जा फिर यहाँ पर फैली, तो यहाँ फैली तो यहाँ के जो सूक्ष्म जीवाणु है, पंच महाभूत है, उन सबको भोजन वही ऊर्जा है, उनका भोजन तो वही है ना। वो हम जो खाना खा रहे हैं इस तरीके से पंच महाभूत खाना थोड़ी खाते हैं, इस तरीके से सूक्ष्म जीवाणु खाना थोड़ी खाते हैं। तो ये ऊर्जा ही उनका भोजन है। तो ये भोजन उनको मिलता है तो फिर वो सब सकारात्मक होते हैं, ठीक है ना, वो सब पोषित होते हैं। और जब वो पोषित होते हैं तो एक्चुअल खेती तो वो लोग करते हैं, हम लोग खेती करते हैं, ये मिथ है ना। एक्चुअल खेती कौन करते हैं? पंच महाभूत करते हैं। हमारा काम तो है केवल उन पंच महाभूतों को सक्रिय करना और खेती के अंदर मैनेजमेंट करना, ठीक है ना। बस इतना सा हमारा काम है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कुछ भी नहीं करते हैं, फसल जा कर के लगा देते हैं, है ना, उसको वो जानवरों से बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। और उसको अंदर जब पानी की ज़रूरत हो तो पानी दे देते हैं, ठीक है। उसको जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो न्यूट्रिशन, और ज़रूरत नहीं, हम तो न्यूट्रिशन डालते रहते हैं। हमारे गुरुजी ने जो सिखाया उसके अनुसार हम तो न्यूट्रिशन उसमें प्रोवाइड कराते रहते हैं। बाकी फसलें सब अपने आप पक रही है ना। एक भी यूरिया का दाना नहीं डालना पड़ रहा, एक भी फर्टिलाइजर का दाना नहीं डालना पड़ रहा, एक बूंद भी पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना पड़ रहा, न्यूट्रिशन भी घर पे बनाया, न्यूट्रिशन भी सब घर पे बनाया है। तो हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना, है ना। सब तो अब खेती कौन कर रहा है? ये 22 कुंटल गेहूँ किसने पैदा करे? पंच महाभूत और सूक्ष्म जीवाणु ने पैदा करे। ये नींबू में जो इतने तुमको फल दिख रहे हैं ये किसने पैदा करे? तरबूज में जो फल दिख रहे हैं ये सब पंच महाभूत कर रहे हैं। तो पंच महाभूत को हम मजबूत करते चले जाएंगे और वो हमारे लिए फ्री में काम कर रहे हैं। लेकिन उनको भोजन तो देना पड़ेगा ना भाई। वो ना तो आपसे कार मांग रहे हैं, ना आपसे टीवी मांग रहे हैं, ना मोबाइल मांग रहे हैं पंच महाभूत। वो तो क्या मांग रहे हैं कि केवल बस हमको भोजन दे दो, ऊर्जा दे दो। तो हम ये इनके थ्रू ऊर्जा दे रहे हैं उनको। तो इतना सा काम तो हम कर सकते हैं। अब रही बात कि नई पीढ़ी जो है वो उनका लाइफस्टाइल अलग है। रात को लेट तक पार्टी करना और सुबह लेट उठना। तो सूर्योदय के टाइम पे वो फिर कैसे उठे, है ना। तो क्या होता है कि अभी जैसे हमको भी यहाँ पर शुरुआत में सूर्योदय के टाइम उठ करके हवन करने में परेशानी आती थी कि नहीं आती थी? क्योंकि सबकी आदतें ऐसी पड़ी हुई थी कि यार आराम से उठना, 7 बजे उठना, 8 बजे उठना। लेकिन सूर्योदय का तो जब होगा उसके 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उठ करके हमको कंडे भी जलाने पड़ेंगे, सब करना पड़े। तो हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होती चली जाती है। और जब हमारे अंदर सकारात्मकता आती है तो जो हम गलत लाइफस्टाइल अपना रखी है आज तक कि लेट नाइट तक जगना और लेट मॉर्निंग तक सोना, ये गलत लाइफस्टाइल है। जनरली ऐसा होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद में भोजन करना बंद कर देना चाहिए, है ना। और जल्दी जैसे ही अंधेरा हुआ है कि भाई अंधेरा हुआ इन द सेंस कि 8-9 बजे 10 बजे कि अपन सो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इधर सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। अगर ये लाइफ स्टाइल कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो वो हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि बॉडी का साइकिल भी इस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही चलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के अकॉर्डिंग ही चलता है ना। तो आज बीमारियां भी इसी वजह से फैल रही है शायद कि लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर ली, ठीक है। कभी कभार आप पार्टी कर रहे हो, कभी कभार आप जग रहे हो, जगना पड़ रहा है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमको ये नहीं करना चाहिए। तो वो हमको लाइफ स्टाइल में भी सुधार आएगा। तो अगर जो हमारे भावी किसान है, युवा किसान है, अगर आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल यहाँ पर भगवान के अनुसार बना लोगे, क्योंकि ये सब भगवान के अनुसार है ना। जो सूर्योदय सूर्यास्त ये कोई हम करने जा रहे हैं क्या? ये तो अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अगर अपनी लाइफ स्टाइल बना ली तो हम खुद भी सुखी होंगे और हमारी खेती भी सुखी होगी और ये पूरा ब्रह्मांड भी
या पूरा हिंदुस्तान भी या हमारा पूरे देशवासी भी सब सुखी होने लग जाएंगे। और ये धीरे धीरे होगा। और जब रिजल्ट आता है ना तो हर कोई करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक इन सब चीज़ों से यही नहीं जाना गया था कि इनसे रिजल्ट आता है, लेकिन अब हम इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, है ना। और केवल हम ही 4 लोग ही अनुभव नहीं कर रहे हैं, जैसे हजारों लोग हैं जो गुरुजी के समर्थक है ना, और जो लोग अनुभव कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदे मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग उड़ जाते हैं। अगर फ़ायदे नहीं मिलते तो गोविंद तुम उठते क्या? ये तो युवा ही है ना, है ना। ये चलो ये अनुभवी किसान हो गए, लेकिन ये तो युवा किसान है, तो ये इनको फ़ायदे मिल रहे हैं तभी तो ये उठ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, एज अ मोटिवेशन काम कर देता है कोई भी चीज़ को करना। हाँ, ओके, तो आया तुमको समझ में? जी, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आगे भविष्य में तुमको भी करना है। हाँ हाँ, हालांकि अपन घर पे भी करते हैं, है ना, पर ठीक है, लोगों को समझाने के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? तुमने क्या सीखा इससे? इससे तो ये सीखने को मिला है कि जो प्रैक्टिसेस को हम ये सोचते हैं कि ये जनरली बैकवर्ड है, मैं अपनी पीढ़ी से बात कर रहा हूँ, कि जिन प्रैक्टिसेस को हम बैकवर्ड सोचते हैं वो सच में फॉरवर्ड है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये सिर्फ हमारे खेत या फिर हमारी किसानी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, हमें पर्सनली भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी अच्छा करते हैं, हमारे परिवार की भी सेहत के बारे में ध्यान रखते हैं। तो ये करने में कुछ भी गलत नहीं है। और रही बात सुबह जल्दी उठने की, तो थोड़ा सा कष्ट तो हमको करना ही पड़ेगा ना। सही बात। और रही बात अभी जैसे तुमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड यूज किया, है ना, लोगों के दिमाग में ऐसा है कि पूजा पाठ और ये सब बैकवर्ड कहानी। क्यों? क्योंकि ये है ना स्ट्रेटेजिकली ऐसा हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया। जैसे हमारे ऊपर क्या हुआ, पिछले 400-500 सालों से लोगों ने राज किया। कभी मुगल आए तो कभी अंग्रेज आए, तो ऐसे तरह तरह के लोग आए और हमारा ऊपर राज किया। तो जब ये राज करने आए थे ना, तब इन्होंने देखा कि यार हिंदुस्तान का तो हर गांव अपने आप में समृद्ध गांव है और सक्षम गांव है। और इसके पीछे जब इनने खोज करी कि ऐसा है क्यों, तो ये हमारी संस्कृति, हमारा जो रहन सहन, हमारा कृषि और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे गांव समृद्ध थे। सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो सबसे पहले जैसा कि चाणक्य ने भी तुमने पढ़ा होगा या देखा होगा, तो क्या कहा था कि अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को ख़त्म किया जाए, तभी कोई देश खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इनने क्या करा, सबसे पहले हमारी संस्कृतियों को ख़त्म करना चालू करा। इन्होंने ऐसे लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, जो तिलक लगा रहे हैं, उन लोगों को बैकवर्ड की श्रेणी में डालना चालू करा कि ये लोग तो बैकवर्ड है, ये लोग पिछड़े लोग हैं, है ना। और जो सूट बूट पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, वो जेंटलमैन है। तो ये सोच किन्ने डेवलप करी हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को ये तोड़ना चाहते थे, तभी तो हमको तोड़ पाएंगे। और ये उसमें सक्षम हो गए, समर्थ हो गए, ठीक है ना। इन्होंने अपने मिशन को कामयाब कर लिया। आज क्या कोई व्यक्ति अगर भगवा वस्त्र पहन के निकल जाए तिलक लगा करके, तो क्या सोचा जाता है कि पिछड़े क्लास का है। और कोई व्यक्ति अगर सूट बूट और टाई में आ जाए बिल्कुल, तो क्या माना जाता है? हाई क्लास, कि ये हाई क्लास व्यक्ति है ना। जबकि उल्टा है, वो पिछड़ा है और वो हाई क्लास है। क्योंकि हमारी संस्कृति शुरू से रिच रही है। आज जैसा ये हवन है, इस हवन को जापान के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर होमा फार्मिंग के नाम से खूब प्रमोट किया जा रहा है। जबकि हवन हमारे सतयुग के टाइम पर परशुराम जी ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है ना। उन्होंने इससे हवन से खेती की थी, है ना, और पृथ्वी की रचना की थी। जैसे आज जो केरल वेरल और ये सब जो है, उन्होंने इस हवन के माध्यम से बसाया था, जैसा कि हमने पढ़ने में आया है ना। तो हमारी संस्कृति तो पुरातन टाइम से चली आ रही है और ये सब चीज़ें हमारे पास में है, लेकिन इनको सबको हमसे जानबूझ करके दूर कर दिया गया था। और यही रीज़न रहा कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते चले गए और उसको मॉडर्न मानते चले गए। जबकि मॉडर्न वो नहीं है, मॉडर्न ये है। एक बार इस पे जब सब आएंगे और इसके फ़ायदे दिखने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आने वाली पीढ़ियों उनको ये चीज़ें आम प्रैक्टिस लगने लगेगी। क्योंकि अभी तक हमसे इसको छीन लिया गया है, इसलिए हमारे लिए आम नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोगों को शुरुआत करना है और आगे तुम लोग जैसे नए लोगों, नए किसानों को और भी लोगों को बताना है। इससे शर्माना नहीं है। हाँ। यार मैं मेरे दोस्तों को बताऊंगा तो मेरे ऊपर हंसेंगे। नहीं। भाई अगर आपके पास ज्ञान की कमी होगी, अगर आपके पास में जानकारी नहीं होगी, तो आप उनको नहीं समझा पाओगे और फिर वो निश्चित रूप से हंसेंगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान होगा और आप उनको कन्विंस कर पाओगे, तो वो भी हो सकता है मोटिवेट होकर के इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़े। हाँ। है ना। ठीक है, तो किसान मित्रों, तो ये हमारी सुबह के हवन की चर्चा थी। अब आगे की चर्चाएं जो हम हमको गोविंद भाई जो इनके खेत पे घुमाएंगे
और आगे सारे खेत हमारे भावी किसान को बताना है आपको, और क्या क्या आपने परिवर्तन किए हैं यहाँ पे, कैसे आप काम करते हैं, वो सब इनको सिखाना है। हम इनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लेकर गए हैं, जैसा कि अपनी रात को भी चर्चा हुई, है ना। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।